बंधुओं, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। इसमें एक 6 वीडियो की एक श्रृंखला आपके समक्ष में लाने वाला हूँ, जिसमें 1857 ईस्वी की क्रांति की एक एक छोटी से छोटी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे। आज हम लेकर के आए कि 1857 ईस्वी क्रांति का भाग दूसरा, जिसमें क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और कहां कहां पर हुई थी। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। हम एक एक सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से ये क्रांति हुई थी अथवा विद्रोह हुआ था। तो आइए चलते हैं, विचार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1857 ईस्वी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर देखिए एक मानचित्र प्रस्तुत है आपके समक्ष, जिसमें लिखा हुआ है 1857 का भारत। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनें खींची हुई, ये जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर विदेशियों की शासन सत्ता स्थापित हो चुकी थी। चाहे इसमें फ्रांस हो, यहाँ पांडिचेरी इस इलाके के अंदर फ्रांस की सत्ता स्थापित थी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तरी भारत में सत्ता स्थापित थी। तो उसके खिलाफ असंतोष हो जाने के कारण से विद्रोह हुआ था। और कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, कैसे घटनाएं हुई, आइए उस पर आगे विचार करें। यहाँ पर मैंने एक सूची तैयार की हुई है, जिसमें पूरा घटनाक्रम आपके समक्ष आ जाएगा, तिथिवार कि किस तारीख को कहां पर कौन सी घटना हुई, कौन वहां का नेता था और परिणाम क्या हुआ, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले देखें, 2 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर में 19वीं पैदल सेना, इसने जो है विद्रोह किया था और इसने मना किया था कि हम जो है वो जो हमारे लिए राइफल उपलब्ध करवाई गई है, उस राइफल का नाम एनफील्ड था, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अगली बात इसके बाद थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे और मातादीन भंगी, मंगल पांडे के द्वारा ये विद्रोह किया था। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानने वाली बात ये है कि जो मातादीन भंगी था वो वहाँ पर काम करता था, ठीक है। जब वहाँ पर काम करता था, उसको प्यास लगी तो उसने मंगल पांडे से कहा कि आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो मंगल पांडे ने कहा कि तुम अछूत जाति के हो, मैं तुम्हें पानी क्यों पिलाऊं। तो ताना मारते हुए मातादीन भंगी ने ये कहा कि तुम इतने बड़े सवर्ण बनते हो, इतने बड़े शान वाले बनते हो, तो अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे काम क्यों कर रहे हो, उनकी बात का विरोध क्यों नहीं करते हो। तो मंगल पांडे को ये बात चुभ गई और फिर वहाँ से उसने ये निर्णय लिया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में घटना होती है, जहाँ सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। यहाँ पर केवल हम तिथिवार संक्षेप में बात करेंगे, अभी फिर एक एक केंद्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 10 से 30 मई तक दिल्ली के अंदर घटनाएं होती हैं और इसके अलावा कुछ और अलग अलग नगरों में होती हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेता होते हैं और यहाँ अन्य क्षेत्रों पर कई अलग नेता होते हैं। 12 मई से 20 सितंबर तक दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया जाता है और उनके नेतृत्व में संघर्ष किया जाता है। 20 मई 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है, क्रांति की जाती है। 4 जून को कानपुर में नाना साहब के द्वारा किया जाता है। मैं इन सभी केंद्रों के बारे में भी विस्तार से बात करूंगा, यहाँ पर केवल तिथिवार संक्षेप में बात कही गई है। 5 जून को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ाई होती है। 20 जून को इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में होती है लड़ाई। 2 जुलाई को बनारस में सेना और जनसाधारण लोग, आम आदमी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसके बाद अगले क्रम की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक मानचित्र प्रस्तुत किया है, इसमें प्रमुख केंद्र और नेता
लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रमुख रूप से ये 1857 की क्रांति हुई थी। आप देखेंगे मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा, ये सभी लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर ये क्रांति हुई थी। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे जो दूसरे केंद्र हैं वहाँ पर किस तिथि को घटनाएं हुई। 15 जुलाई 1857 को बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में संघर्ष किया गया। इसके बाद 20 जुलाई से 20 जून 1858 तक, 20 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक पंजाब में सेना ने विद्रोह किया और जनसाधारण लोगों ने विद्रोह किया। इसके बाद अगस्त 1857 में सागर या नर्मदा घाटी क्षेत्र में आम लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। सितंबर 1857 में मध्य भारत के अंदर आम लोगों ने आवाज उठाई। इसके बाद 1855 से लेकर के 1858 ईस्वी तक फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में ये जगह है फतेहपुर, जहाँ पर अजीमुल्ला खां ने विद्रोह किया था। 1857 से 1858 ईस्वी में फैजाबाद में मोहम्मद अहमद उल्ला के द्वारा क्रांति की गई थी। इसके बाद 1857-58 में ही बरेली में पूरे रोहिलखंड क्षेत्र में खान बहादुर खान के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। तो ये तो कुछ प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन केंद्रों पर संघर्ष किया गया भारतीयों के द्वारा। इस पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे एक एक केंद्र की। अंग्रेजों ने फिर से जब असफल हो गए भारतीय, उनको दमन कर दिया गया, तो फिर से अधिकार किया। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर फिर से अधिकार अंग्रेजों का हो गया। 3 अप्रैल 1858 को लखनऊ पर अधिकार, झांसी पर अधिकार हो गया। और उसके बाद मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया गया। अप्रैल 1858 ईस्वी में जगदीशपुर बिहार पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसी तरीके से मई 1858 में कालपी में अधिकार हो गया। जून 1858 में ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 ईस्वी तक संपूर्ण राज्य, यानी जिन राज्यों में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उन सभी राज्यों में एक एक करके फिर से अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अब आइए हम बात करते हैं जो 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, उन पर किस तरीके से घटनाएं घटित हुई। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 11 मई को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए। विद्रोह की शुरुआत 10 मई को 1857 को मेरठ से हुई थी, जब मेरठ में सेना के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और वहां से तोपखाने को लूट लिया था। बंदूकें इत्यादि लूट करके वो दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। 11 मई को दिल्ली में पहुंचते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे जिनको कि विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित कर दिया और ये कहा कि इन्हीं के झंडे तले हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद बादशाह द्वारा बख्त खां को सेनापति बनाया गया। अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए बख्त खां को सेनापति घोषित किया गया बादशाह के द्वारा। 10 लोगों की एक परिषद बनाई गई। इसमें 6 सैनिक लोग थे और 4 असैनिक लोग थे, अन्य लोग थे। ये परिषद गठित की गई जो ये योजना बनाएगी कि अंग्रेजों से किस तरीके से पार पाई जाए, कैसे लड़ा जाए। इसके बाद सेनापति निकोलसन के नेतृत्व में 14 से 20 सितंबर तक भीषण युद्ध हुआ। इसको 6 दिन का युद्ध कहते हैं, जिसमें अंग्रेज सेना के सेनापति थे निकोलसन। ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में विद्रोही पराजित हो गए। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उनको रंगून भेज दिया गया। इसके बाद मेजर हैरियट द्वारा उनको देश निकाले की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनके 2 बेटों मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान को बंदी बना करके तथा उनके पौत्र अबू बकर को
बंदी बनाकर इनको 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया, यानी कि बहादुर शाह जफर के परिवार को तबाह कर दिया गया। इसके बाद उनकी बेटी राबिया की हालत ये हो गई कि वो भूखों मरने लगी, तो उन्होंने एक बावर्ची से शादी कर ली अपना जीवन बिताने के लिए। इतनी दयनीय स्थिति हो गई मुगल परिवार की। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जगह जगह पर नौकरी की गई। कहने का मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई, सब कुछ छीन लिया गया, तो जगह जगह भटकते रहे। 6 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में बहादुर शाह जफर, जहाँ पर कि उनको बंदी बनाकर रखा गया था, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहादुर शाह जफर एक बहुत अच्छे शायर थे। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने लिखा कि ऐ जफर तू कितना बदनसीब निकला, 2 गज ज़मीन मिली तुझे दफनाने के लिए। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि बहादुर शाह जफर अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे और अंत में दुख व्यक्त करते हैं कि वो दिन भी आ गया जब अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन उनको दफनाने के लिए नहीं मिली, अर्थात उनको रंगून में ही दफना दिया गया। आइए इसके बाद चलते हैं लखनऊ। 30 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया, और यहाँ पर जब विद्रोह हो गया तो विरजिस कादिर नामक व्यक्ति को नवाब घोषित किया गया लखनऊ का। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल थी, उन्होंने विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सेनापति हेनरी लॉरेंस, जब यहाँ पर लड़ाई हुई तो हेनरी लॉरेंस यहाँ पर मारे गए। इसके बाद हेडलॉक और आउटरम, ये 2 सेनापति बनाए गए नए। इसके बाद इन दोनों सेनापतियों ने भी संघर्ष किया, परंतु ये भी असफल रहे, अर्थात ये भी पराजित हो गए। कहने का मतलब लखनऊ में विद्रोहियों को बहुत अच्छी सफलता मिल रही थी। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपवेल, फिर एक नया सेनापति बनाकर अंग्रेजों ने भेजा जिसका नाम था कैंपवेल, सर जॉन कैंपवेल। ये जब वहां पर पहुंचे तो इन्होंने बड़ी तेजी के साथ आक्रमण किया और विद्रोहियों का दमन कर दिया। बेगम हजरत महल जब अंग्रेजों के चंगुल में फंसने वाली थी तो वो जान बचा करके भाग गई और नेपाल चली गई। इसके बाद अली नकी उनके वकील थे, और गुरदास बाबा ये नाना साहब के गुरु थे, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी आंदोलन के अंदर, इस क्रांति के अंदर, क्योंकि पूरी वैचारिक क्रांति ये कर रहे थे। इनके द्वारा विद्रोह का प्रचार और प्रसार किया गया, लेकिन लखनऊ पर थोड़े दिनों के बाद फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आइए अब अगले केंद्र के बारे में बात करते हैं, और वो है कानपुर। कानपुर में का नेतृत्व, यहाँ पर जब विद्रोह शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। नाना साहब को पेंशन मिल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, वो पेंशन अंग्रेजों ने पहले कम की और फिर बंद कर दी, तो जिसके कारण से नाना साहब पहले से नाराज थे और उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मदद की नाना साहब की, और इनके शिक्षक थे गुरदास बाबा। गुरदास बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, और वो ये किया था कि 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह निश्चित किए थे, और ये प्रतीक थे रोटी और कमल। रोटी का मतलब है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों से लड़ेंगे, और जब हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी तो कमल की तरह खिल जाएंगे। ये इसके पीछे विचारधारा थी। तो रोटी और कमल, ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाते हैं इस तरीके के सवाल। ये प्रतीक थे विद्रोह के। इसके बाद 27 जून को कमांडर व्हीलर का समर्पण, यहाँ पर बहुत तेजी के साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध में विद्रोहियों को सफलता मिल गई, और मिस्टर व्हीलर जो कि कमांडर थे अंग्रेज सेना के, उनको समर्पण करना पड़ा। और इसके बाद 40 नावों में अंग्रेजों को भिजवाने की व्यवस्था की। कहने का मतलब जब अंग्रेज हार गए तो अंग्रेजों ने निवेदन किया नाना साहब से कि आप हमको जीवित यहाँ से भिजवा दीजिए, तो उन्होंने 40 नावों की व्यवस्था की ताकि वो कानपुर से इलाहाबाद जा सकें।
लेकिन इसी समय एक घटना घटित हो गई, बीबीगढ़ नामक मकान में कैद कर अंग्रेजों को मार दिया गया। यहाँ पर किसी ने सूचना फैला दी कि अंग्रेज नाना साहब अंग्रेजों को मारना चाहते हैं, और इधर विद्रोही नाना साहब से नाराज हो गए कि भाई हमने इतनी बड़ी जंग जीती है और आप इनको जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा असंतोष हो गया और एक मकान में, बीबीगढ़ नामक मकान था, इसमें कैद करके अंग्रेजों को मार दिया गया। यद्यपि इस समय एक महिला थी, उन्होंने अंग्रेज महिला थी, उन्होंने कहा था कि इसमें नाना साहब की भूमिका नहीं है। हैवलॉक के नेतृत्व में सेना कानपुर आई और फिर एक नई सेना की टुकड़ी आ गई। हैवलॉक सेनापति थे इसके। कानपुर में जब वो टुकड़ी आई तो फिर से युद्ध शुरू हो गया और विद्रोहियों को हरा दिया गया कानपुर में, और कानपुर को 16 दिसंबर को कैंपेन ने फिर से कानपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से नाना साहब के नेतृत्व में संघर्ष किया गया और नाना साहब बाद में हार गए, परिस्थितियां ऐसी बन गई तो नाना साहब भी नेपाल चले गए। आइए इसके बाद चलते हैं झांसी। झांसी जो कि लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण से छीन ली गई थी। यद्यपि झांसी का नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने ये कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया। 5 जून 1857 ईस्वी को जब यह आक्रमण किया गया तो विद्रोह शुरू हो गया। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर विधवा रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव की संरक्षिका थी। यहाँ पर जब गंगाधर राव जो कि वहाँ के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण रानी ने एक पुत्र को गोद ले लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए रानी उसकी संरक्षिका बन चुकी थी। हड़प नीति के द्वारा झांसी को हस्तगत कर लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, और इसके कारण से अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। 23 मार्च को यूरोज सेनापति थे। यहाँ पर यह अक्सर पूछा जाता है कि किस स्थान पर कौन सेनापति था। यूरोज नामक थे, उन्होंने झांसी को घेर लिया और आक्रमण कर दिया। यहाँ पर भयंकर संघर्ष हुआ। रानी को ये लगा कि अब मैं फंस गई हूँ, मैं मारी जाऊंगी, तो वो कालपी पहुंच गई, कालपी की ओर भाग गई। लेकिन इसी समय एक गद्दार महिला थी जिसका नाम था वैजाबाई। उस वैजाबाई ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि रानी कालपी चली गई है। जब ये सूचना अंग्रेजों को मिली तो अंग्रेजों ने उसका पीछा किया और उसके ऊपर फिर से आक्रमण कर दिया। रानी की घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने दम नहीं तोड़ना चाहती थी, लिहाजा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। और रामचंद्र राव देशमुख ने जब वो जाकर के बाबा गंगादास की झोंपड़ी में जाकर गिर जाती है, वहाँ पर प्राण त्याग कर देती है, तो रामचंद्र राव देशमुख उसके शव को ले जाते हैं और उसके बाद बाबा की कुटिया के पास उस शव को दफना दिया जाता है, अंतिम संस्कार उसका किया जाता है। इस तरीके से झांसी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आइए अब बिहार चलते हैं, देखते हैं बिहार में किस तरीके से 1857 ईस्वी की क्रांति की घटनाएं हैं। 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक यहाँ पर संघर्ष हुआ था। आरा के जमींदार, आरा बिहार में एक छोटा सा प्रांत था, वहाँ के राजा थे कुंवर सिंह, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह वृद्ध नेता थे, 80 वर्षीय बिहार थे और इनको बिहार के नेता थे और इनको बिहार का शेर कहा जाता था, लॉयन ऑफ बिहार, बिहार का सिंह कहा जाता था। जगदीशपुर और शाहाबाद नामक 2 केंद्रों पर भयंकर युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ में इनका। मिलमैन नामक सेनापति थे जिनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध किया था। मार्क को भी पराजित कर दिया गया। तो यहाँ पर मार्क और मिलमैन 2 व्यक्ति थे, इनको पराजित कर दिया गया। लेकिन उसी समय घटना घटित होती है और वो ये होती है कि कुंवर सिंह की बाह में गोली लग जाती है। जब गोली लग जाती है तो उसका जहर शरीर में फैलने लगता है। तो इस बहादुर सिपाही ने
क्रांति के बहादुर वीर सपूत ने अपनी वहां स्वयं काटकर शरीर से अलग कर दी कि हमारे पूरे शरीर में जहर न फैल जाए, और एक हाथ से लड़ता रहा। इसके बाद भौंदू सिंह ने उनकी मदद की। ये भौंदू सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मदद की। लेकिन 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बिहार के शेर ने अपना जीवन त्याग दिया, और दिसंबर 1858 में टेलर और आयर, ये दो सेनापति थे, कमांडर थे ब्रिटिश सेना के, इन्होंने विद्रोह का पूरी तरीके से दमन कर दिया बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर किस तरीके से 1857 की घटना हुई, ये आप तक जानकारी पहुंचाएगी। आइए फैजाबाद चलते हैं। फैजाबाद में देखिए 1857 से 1858 ईस्वी तक यहाँ पर विद्रोह हुआ, और मौलवी अहमद उल्ला या अहमद शाह के नाम से ये विख्यात थे, इनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। ये मौलवी साहब जो थे वैसे तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन ये यहाँ पर आकर के बस गए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया, और ये कहा कि जब तक सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर एक साथ अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। सेनापति कैंपवेल ने इनके खिलाफ कार्यवाही की, और जब कार्यवाही की, जब विद्रोह हुआ, तो जब फंस गए महमूदुल्लाह तो वहां से भाग गए। जब भाग जाते हैं तो 50,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा जाता है। और इसके बाद 5 जून 1858 को पुबाया, जो कि शाहजहांपुर की तहसील है इस समय, इस पुबाया में इनकी अन्य लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसी समय क्या होता है, पुबाया के जो राजा होते हैं वो गद्दारी करते हैं हिंदुस्तानियों के प्रति, और क्या करते हैं कि राजा जगन्नाथ हैं और उनके भाई, उन्होंने अहमदुल्लाह का सिर सबसे अलग कर दिया, सिर और धड़ अलग कर दिया, और सिर को लेकर के अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दिया कि हमने महमूदुल्लाह को मारा है। तो अंग्रेजों से वो 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत के एक ऐसे वीर सपूत का सर धड़ से अलग कर दिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। तो इस तरीके से शाहजहांपुर की कोतवाली, वो सिर जो लिया गया उसको शाहजहांपुर की कोतवाली में टांग दिया गया, जिससे कि दहशत फैल जाए, अंग्रेजों ने उसको टांग दिया गया। और इस तरीके से शाहजहांपुर से लेकर के फैजाबाद तक, जहाँ पूरे महमूदुल्लाह इस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर पूरी तरह दमन कर दिया गया। आइए इसके बाद इलाहाबाद चलते हैं। इलाहाबाद की स्थिति क्या थी, 1857 की क्रांति और इलाहाबाद के वीर सपूत किस तरीके से संघर्ष करते हैं अंग्रेजों से, समझना बहुत जरूरी है। देखें, जून 1857 से 1858 ईस्वी तक यहाँ पर क्रांति हुई थी। यहाँ के विद्रोही नेता थे लियाकत अली खान। लियाकत अली साहब यहाँ विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र सूबेदार घोषित कर दिया था। उन्होंने इलाहाबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। यहाँ पर खुसरोबाग में उन्होंने अपना कार्यालय अलग बना लिया था। खुसरोबाग इलाहाबाद में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, किसी दिन एक वीडियो में हम बताएंगे उसको। तो वहाँ पर उन्होंने बना लिया, और यहाँ जब विद्रोह हो गया तो जनरल नील को भेजा गया बनारस से कि आप जाइए और इलाहाबाद के विद्रोह का दमन कीजिए। लियाकत अली को यहाँ पर आकर के बंदी बना लिया गया। सेना ने चारों तरफ से इलाहाबाद घेर लिया, उसे बंदी बना लिया गया, और उनके साथ में अनेक विद्रोहियों को पकड़ लिया गया, उनको भी बंदी बनाया गया और फांसी की सजा सबको दी गई। और इस तरीके से इलाहाबाद जहाँ पर की विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, वहाँ पर फिर से अंग्रेजों का शासन हो गया। अब चलते हैं रुहेलखंड बरेली। बरेली भी अछूता नहीं था क्रांति से। ये बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था वैचारिक क्रांति का। किस तरीके से था आइए देखते हैं। 1857 से 1858 के बीच यहाँ पर क्रांति हुई थी, और क्रांति के नेता थे खान बहादुर खान साहब, जो कि यहाँ के उस समय नवाब हुआ करते थे, वो नेता थे। वक्त खां यहाँ के सेनापति थे। ये वक्त खां जो कि सेनापति थे बहादुर शाह जफर ने जिनको बनाया था, वो यहाँ बरेली में भी आकर के सेनापति बने। और आपको बताएंगे कि शहजादा फिरोज भी बरेली आए थे
और बरेली प्रचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेस थी जिसका नाम था बहादुरी प्रेस। तो यहाँ पर देखें, और इसके बाद शोभाराम दीवान थे उसमें बरेली रियासत के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कंपनी द्वारा पेंशन बंद कर दी गई थी नवाब साहब की, तो इससे वो नाराज चल रहे थे। 40,000 सैनिकों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। यहाँ मैंने बताया आपको बहादुरी प्रेस थी जो कि बहुत ही विख्यात थी। वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नवाब खान साहब के घोषणा पत्र छपते थे, प्रचार प्रसार की सामग्री यहाँ से छपती थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया गया था जो कि विद्रोह की वैचारिक क्रांति का केंद्र था। बरेली को अंग्रेजों ने 3 ओर से घेर लिया था और घेर करके नकटिया युद्ध, ये 6 मई 1858 को एक युद्ध होता है नकटिया। यहाँ पर एक नदी है, उसके किनारे पर युद्ध होता है जिसको नकटिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। कैंपबेल ने खान बहादुर खान को काला पानी की सजा दिलवाई, उनको पकड़ लिया गया, मुकदमा चलाया गया, उनको काला पानी की सजा का मतलब था कि अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था और वहाँ पर एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल, उस जेल में रखा जाता था। और तमाम विद्रोहियों को पकड़ लिया गया, उनको फांसी दी गई। बरेली कैंट में एक पेड़ था जिससे लटका करके सबको फांसी दी गई थी। खान साहब जो कि सेलुलर जेल में थे, कुछ दिनों के बाद उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंतिम केंद्र के रूप में हम ग्वालियर लेते हैं। ग्वालियर में 1857 से 1859 ईस्वी तक यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर विद्रोह के प्रमुख नेता थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने नाना साहब की भी मदद की थी और रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी, और इसके बाद ग्वालियर को बचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया था। वो अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध करते थे, यानी छापामार युद्ध करते थे। जब अंग्रेज कहीं से निकल रहे होते थे, सेना उनकी निकल रही होती थी, तो अचानक उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे, सेना को नुकसान पहुंचाकर फिर से जंगलों में भाग जाते थे। नाना साहब और लक्ष्मीबाई की मदद की थी, कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद पूरी ब्रिटिश सेना उनके पीछे लग गई कि आखिर इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे सजा दी जाए। दबाव जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो नेपाल चले गए। और यहीं पर एक बात बहुत ही समझने वाली है कि जिस समय तात्या टोपे ग्वालियर को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उसी समय सिंधिया के लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और सिंधिया के लोगों ने, एक जमींदार था जिसका नाम था मान सिंह, उसने पूरी सूचना दे दी, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। फांसी की सजा इनको सुनाई गई और बाद में इनको फांसी दे दी गई। और इस तरीके से 1859 में ग्वालियर पर पूरा का पूरा अधिकार अंग्रेजों से का हो गया, ग्वालियर का पतन हो गया। 16 अप्रैल 1859 ईस्वी को जब फांसी की सजा दे दी गई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना स्वीकार नहीं किया और स्वयं ही फांसी लगाकर अपनी एह लीला त्याग। तो ये तो थे प्रमुख केंद्र, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे केंद्र थे जिनकी सूचना आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी समझ रहा हूं मैं। ये देखें कौन से थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह जी लड़ रहे थे अंग्रेजों से, मथुरा में देवी सिंह लड़ रहे थे, मेरठ में कदम सिंह बराबर लड़ रहे थे, अंग्रेज संघर्ष कर रहे थे। हरियाणा में राव तुलाराम थे जो संघर्ष कर रहे थे। राजस्थान में जय दयाल अंग्रेजों के साथ क्रांति को बराबर आगे बढ़ा रहे थे। सुल्तानपुर में शहीद हसन थे जो युद्ध कर रहे थे। इंदौर में सादत खां थे। और इसके बाद उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार, संबलपुर राज्य था, बहुत ही फेमस था, वहाँ के राजकुमार थे उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, ये लोग वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। मंदसौर जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर भी शहजादा फिरोज जिनको हुमायूं कहा जाता था, वो बराबर संघर्ष कर रहे थे। तो इस तरीके से 1857 ईस्वी की क्रांति के कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कौन नेता था, ये सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि ये क्रांति
असफल क्यों हो गई, ये विद्रोह असफल क्यों हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद 2 और वीडियो हम लाएंगे जिसमें बहुत खास बातें 1857 के विद्रोह में बताने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। गुड बाय।